वहाँ का जो अमला था वो सिर्फ रेस्टिंग हालत में था कि आराम कर रहा है। 5 एम्बुलेंसेस थी लेकिन 5 में से 1 ड्राइवर मिला और उसमें भी एम्बुलेंस में मतलब साथ में कोई हेल्पिंग बॉय नहीं था। एक्सपो सेंटर से बाहर लाते साथ ही जहाँ पे हम उनकी अभी व्हीलचेयर नीचे उतार रहे हैं तो उधर ही उनकी डेथ होगी। तो उसकी डेथ के बाद हमें तो इतना पता लगा है कि उसके भाइयों को भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही थी। आप लोगों ने एक वज़ीर सेहत जो हैं पंजाब डॉक्टर यास्मीन नासिर, उनको आपने कोई लेटर लिखा, अफसोस किया और साथ में सिर्फ ये कहा कि इस पे हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इंसानों के दरमियान एडिस मच्छर के ज़रिए मुंतकिल होता है। कुछ मरीज़ों के लिए डेंगू जानलेवा बीमारी है। कुछ ऐसा ही हुआ 22 अक्टूबर 2021 की सुबह 3:30 के करीब लाहौर के इलाके जाफरिया कॉलोनी का रहायशी तैयब काज़मी डॉक्टर की गफलत के बायस ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला था और जब इस मर्ज़ की तशख़ीस हुई तो उसे एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जिस वक्त तैयब को दाखिल किया गया उस वक्त प्लेटलेट्स की तादाद 64,000 थी। तकरीबन 3 घंटे बाद इसकी गिनती 9 पर आ गई, यानी 9,000, जो कि चौंका देने वाली थी। और ड्यूटी पर मौजूद किसी डॉक्टर ने इसकी मां को प्लेटलेट्स के लिए खून का बंदोबस्त करने को नहीं कहा। इसकी मां तिब्बी मालूमात से वाकिफ़ नहीं थी, तो इसलिए इसकी मां ने तैयब के दोस्त को फ़ोन किया और अपनी हालत के बारे में बताया। अस्पताल वालों ने इसे 30 घंटों तक ड्रिप्स पर रखा और जब मरीज़ बेहोश होने लगा इस वक्त मरीज़ ने अपनी वालदा से कहा कि वो अस्पताल छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहे। इसकी मां ने डिस्चार्ज होने का तरीकाकार शुरू किया। हैरानकुन बात यह है कि मरीज़ की डिस्चार्ज स्लिप पर उन्हें स्टेबल बताया गया, यानी उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई गई। इसके दोस्त इसे फौरी सेहतियाबी के लिए करीबी अस्पताल सरगंगा राम ले गए और वहाँ इसे 21 अक्टूबर की रात तकरीबन 11 बजे के करीब एमरजेंसी वार्ड में रखा गया। बकौल तैयब के दोस्तों के अमला बदतमीज़ था, लेकिन इन्होंने इलाज शुरू कर दिया। कुछ घंटों के बाद मरीज़ सेहतियाब होने की अलामात दिखाने लगा। जब वो बात कर रहा था और बैठा था, जब ड्रिप ख़त्म हो गई तो वार्ड हेड डॉक्टर ने तैयब को न्यू हस्पताल या एक्सपो सेंटर शिफ्ट करने का कहा, क्योंकि वार्ड हेड डॉक्टर ने मज़ीद कोई अमल इलाज करने से इनकार कर दिया। तैयब के दोस्त खौफजदा थे और जल्द अज जल्द इलाज शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तस्दीक कुन हस्पताल के लिए कहा जहां उसका इलाज किया जा सकता है। सरगंगा राम हस्पताल के डॉक्टर ने तैयब के दोस्तों को एक्सपो सेंटर ले जाने का मशवरा दिया। एक्सपो सेंटर तक पहुंचने के बाद तैयब के दोस्तों को मालूम हुआ कि ये डेंगू केयर वार्ड नहीं है, बल्कि डेंगू के लिए सिर्फ इब्तदाई तिब्बी यूनिट है और इनके पास ना कोई ब्लड बैंक है और ना कोई सीनियर डॉक्टर और ना ही कोई ICU जो कि नाजुक मरीज़ों को संभाल सकता है। इस वक्त मरीज़ की हालत दोबारा गैर मुस्तहकम होने लगी। डॉक्टर ने इसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया और इसे एंटी वॉमिट इंजेक्शन दिया और साथ में ड्रिप पर रखा और कहा इसे म्यू या जना अस्पताल में ले जाएं। ये चंद आखिरी लम्हात थे जब तैयब जिंदा था। डॉक्टर ने तैयब को रेफरल फॉर्म तैयार किया, लेकिन फिर इनकी एम्बुलेंस का अमला गायब था। वार्ड बॉय ने कहा कि वो अपनी एम्बुलेंस में सो रहा है। तैयब के दोस्त जब एम्बुलेंस तक पहुंचे तो वहां मौजूद मुहाफ़िज़ों ने बताया कि एम्बुलेंस ड्राइवर वार्ड में आराम कर रहा है और इस मुअज़्ज़िज़ ड्राइवर को तलाश करने में 10 से 15 मिनट लग गए। शायद वो यहाँ बैठकर आराम करने आए हैं। जब तैयब को एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे तो वो गैर मुस्तहकम होने लगा और अचानक एक्सपो सेंटर की व्हील चेयर पर आखिरी सांसें लीं। इस सारे अमल में तैयब के दोस्त समझते हैं कि गंगाराम डॉक्टर और इंतज़ामिया इसकी मौत की ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने अतमाद के साथ एक्सपो में भेज दिया। एक्सपो सेंटर में कुछ नहीं था, हमारे सियासतदानों की सिर्फ कुछ मार्केटिंग नज़र आ रही थी। तैयब के दोस्तों ने गंगाराम हस्पताल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दायर करवाई, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त की। रिपोर्टिंग के वक्त गंगाराम हस्पताल ने एक्सपो सेंटर के DMS को भी बुलाया ताकि वहाँ वार्ड की हालत की तस्दीक की जा सके, लेकिन बदकिस्मती से इसकी तमाम लाइनें जवाब नहीं दे रही। ये हालत थी हमारे हस्पतालों की और एक्सपो सेंटर की, जो हमने हस्पताल के तौर पे यूज़ करने का फ़ैसला किया। तो अभी मेरे साथ तैयब, जो मरहूम अब तैयब हैं, उनके दोस्त रेहान मौजूद हैं, जो कि इस सारे वाक़े के अनी शाहिद हैं, जो कि साथ रहे तैयब के इस तमाम वक्त में। उनसे हम जानते हैं कि असल में सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी कहाँ पे दिखाई गई, मसाइल कहाँ पे लग रहे हैं और इनका तदारुक कैसे मुमकिन है और उनके मुतालबात क्या हैं। रेहान, सबसे पहले तो जो है वो बहुत अफसोस हुआ आपके दोस्त का और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि
ये जो पूरा सिलसिला एक चला, मुख्तलिफ अस्पतालों से आप होके गए, तो सबसे मेन स्ट्रीम वो कौन शख्स है या वो कौन सा इदारा है जिसको आप यहाँ पे कसूरवार समझते हैं इस पूरे मामले में? सबसे पहले तो जो डॉक्टर्स है सरकारी हॉस्पिटल्स के, उनका बिहेवियर ये बहुत बुरा था। मतलब हम लेके पेशेंट को गए हैं तो वो तो इस तरह से जिस तरह वो खुद मरीज़ हैं, अच्छा। फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए थे और हमें यही कहने लगे कि पेशेंट को आप इधर क्यों ले आए हैं, इधर जगह नहीं है। हमने उन्हें फ़ौरन इमरजेंसी में यही कहा कि इसका इलाज शुरू करें, इसकी हालत क्रिटिकल है। जब आप लेके आए तो तब पहली रिपोर्ट में उनके प्लेटलेट्स 64 आए। नहीं, ये गंगाराम की रिपोर्ट से पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे उसकी रिपोर्ट में 64 थे। गंगाराम में जाते साथ ही हमारा जो पहला टेस्ट हुआ उसमें उसके प्लेटलेट्स काउंट 14,000 आ गए। 14 आए, बिल्कुल। ठीक है। और अब इससे पहले आप प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, वहाँ की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्लेटलेट्स थे? उधर की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 7 थे। 7 थे? बिल्कुल। मतलब जब आप लेके गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपने कितनी देर रखा है तैयब को? तकरीबन 30 घंटे। 30 घंटे रखा है, और उसमें पहली रिपोर्ट के मुताबिक 64 थे बिल्कुल। और आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 7 थे। 7। तो 30 घंटों में इस कदर तेजी से प्लेटलेट्स गिरे और उन्होंने आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कोई नहीं, बताया बिल्कुल नहीं। उनकी मदर ही उनके साथ थी। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने सिर्फ उन्हें फ्लूइड्स पे रखना था, फ्लूइड्स पे रखना था। तो वो बार बार बस उन्हें ड्रिप्स लगाई जा रही थी। ठीक है। उसके अलावा रिपोर्ट्स को कोई रीड नहीं किया या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो उनकी इंक्वायरी भी इंशाल्लाह जल्द शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे आप, उसमें आप अपनी मर्जी से वहाँ से शिफ्ट हुए या कोई इस तरह के हालात, या उन्होंने खुद कहा आपको कि आप यहाँ से जाएं? पेशेंट की हालत इतनी ख़राब हो रही थी ठीक कि है। पेशेंट ने खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा, आप मुझे यहाँ से कहीं और ले जाएं। ठीक है। तब हमने उधर अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस अरेंज की। हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थी। उसी एम्बुलेंस के थ्रू हमने फिर जो करीबी हमें सरकारी हॉस्पिटल नज़र आया वो गंगाराम था, तो हम गंगाराम की एमरजेंसी में हमने ले गए। रिपोर्ट एक कह रही है कि 64 हैं एक वक्त में, और उसके 30 घंटे बाद, तकरीबन 1-1.5 दिन बाद, वो एकदम से 7 पे आ जाता है। तो रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी जो है वो किस कदर मैटर की इस पूरे मामले में? आप क्या समझते हैं कि रिपोर्ट्स क्रेडिबल लगी आपको कि इस कदर एक उनकी रिपोर्ट्स हमने कुछ मज़ीद डॉक्टर्स को भी दिखाई सारे इवेंट्स के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि ये इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं हो सकती, पॉसिबल। ठीक है, वही इतनी जल्दी तो पॉसिबल। ठीक है। तो ये क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठता है। बिल्कुल। उनके जो लैब्स हैं उनमें या तो ये गलत रिपोर्ट शायद की गई, ठीक है। हमें दी गई, और उसके अलावा बीच में ये टोटल 3 टेस्ट कंडक्ट हुए थे, पूरी 3 रिपोर्ट्स हैं। तो एक रिपोर्ट जो पूरे 3 घंटे बाद एडमिट करने के 3 घंटे बाद करवाई गई थी, उसमें इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 9,000 प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। तो वो जो ड्रॉप है 3 घंटों में हुआ, वो एक क्रिटिकल ड्रॉप। 64,000 से 9 पे है। बिल्कुल, 3 घंटों के 3 घंटों के अंदर। तो ये तो मतलब एक अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि आपकी इतनी जल्दी ड्रॉप कैसे हो सकते हैं। या तो उनकी मशीनरी ख़राब है कि उस पर रिलाई नहीं कर सकते, और उसके अलावा अब देखा जाए उस रिपोर्ट को रीड करने वाला कितना क्रेडिबल। अगर इतने प्लेटलेट्स गिर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इलाज भी उस हिसाब से करना। ठीक है। तो वो डॉक्टर जो वहाँ पे मौजूद था, उसे आपको बताना चाहिए था कि सिचुएशन कैसी है और इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए। आप वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपने जाते सार, एक तो उनका शुरू का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेंथी होता है, तो ये बताएं कि वहाँ पे क्या मामला हुआ जब आप वहाँ पे गए, और वहाँ पे उन्होंने जाते सार आपको एडमिट किया या उन्होंने कहा कि फ़ौरन से रेफ़र कर लें इसको कहीं और? दरअसल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पहले तो उनकी एक पर्ची बनती है ना, जो जी बिल्कुल, वो बेसिक बन गई। एमरजेंसी में लेके जाने के बाद उस पर्ची की बेस पे सारा इलाज होना शुरू हो गया। अब उसके बाद उनका एडमिट करने का प्रोसेस होना था, जिसके बाद उसको वार्ड में शिफ्ट किया जाना था फर्दर इलाज के लिए, बट वो प्रोसेस नहीं हुआ क्योंकि पहले तो उनको जो हालत थी, जिस हालत में थे, उस हालत से क्रिटिकल में थोड़ा स्टेबल जब आए हैं, उस वक्त हमने सोचा कि इनको अब मज़ीद इलाज की ज़रूरत है। प्लेटलेट्स के लिए हमने डोनर्स को भी अरेंज किया। ठीक है। लेकिन वहाँ के जो एमरजेंसी में हेड डॉक्टर थी, उन्होंने कह दिया कि फर्दर हम इधर इलाज नहीं करेंगे, आप इनको या मेयो या एक्सपो में मूव कर दें। ठीक है। हमने उन्हें कहा हम क्योंकि अब ऑब्वियसली जल्दी इलाज शुरू करवाना चाहते थे, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, और ठीक है, तो उसी पे हमने फिर उनसे तस्दीक के लिए पूछा कि आप कहाँ पे समझती हैं कि हमें बेड अवेलेबल हो जाएगा।
उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने एक्सपो सेंटर में बनाया है, पूरा डेंगू का वार्ड है, आप उधर तशरीफ करें। ठीक है, हमने कहा ठीक है। वहाँ से आप शिफ्ट हुए एक्सपो बिल्कुल, सेंटर में। तो एक्सपो एक्सपो सेंटर। सेंटर जो है उसमें क्या ब्लड बैंक की फैसिलिटीज़ थी, या उस तरह से आप फ़ौरन से प्लेटलेट्स का इंतज़ाम वगैरह अगर करना? उधर कुछ भी नहीं था। उधर एक अच्छा। जूनियर डॉक्टर थे, ओह, कुछ इनिशियली डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्टाफ था। वो मेडिकल लैब भी नहीं उन्हें कह सकते, वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि जी जी, जनरल वो जैसे पब्लिक हाँ थी। ठीक है, वो बिल्कुल जो उन्होंने सिर्फ उनकी एक फॉर्म निकाला। जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उन्हें ड्रिप लगनी थी और वो दी, और साथ में एक एंटी वॉमिटिंग का कोई इंजेक्शन दिया, और उन्होंने कहा कि इसको भी अंदर लेटा दें जब तक ये ड्रिप ख़त्म होती है, तब तक फिर उसके थोड़ी अच्छा, दो ऑप्शंस थी आपके पास, म्यू हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर। में आपने एक्सपो सेंटर का इंतखाब क्या डॉक्टर्स के कहने पे किया या खुद से किया? डॉक्टर्स के गंगाराम के राम के के जो डॉक्टर हैं, हमने उनसे कंफर्मेशन ली थी, क्योंकि अब मज़ीद हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ठीक थे। है, जो उसकी मतलब कंडीशन आपने उनसे पूछा कि हमें कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए जो ज़्यादा हमारे लिए फिजिबल बिल्कुल। साबित होगा, तो उन्होंने आपको एक्सपो सेंटर भेजा। बिल्कुल हालांकि म्यू हॉस्पिटल आपसे करीब करीब था, था, बिल्कुल। वो आपको आप किस टाइम रात को निकले वहाँ से? ये तकरीबन 1 बजे हम 1 एक्सपो बजे। सेंटर गए। तो वहाँ से अगर 1 बजे के हिसाब से देखा जाए ट्रैफिक के हिसाब से, तो आप म्यू 10 मिनट में पहुँच सकते थे, बिल्कुल। जबकि एक्सपो के लिए आपको 30 मिनट दरकार थे। बिल्कुल तो अगर खुदा ना खास्ता आपको एक्सपो से वापस, बल्कि आप आए और एक्सपो से अगर वापस आना पड़ता तो फिर आपको 40 मिनट की ड्राइव पड़ती। बिल्कुल तो उन्होंने आपको एक्सपो भेजा, बिल्कुल ये जानते हुए कि वहाँ पे ब्लड बैंक का कोई इंतज़ाम नहीं है, नहीं। वहाँ पे प्लेटलेट्स अगर लगाने पड़ जाते हैं इन केस इमरजेंसी, क्योंकि वो थी भी इमरजेंसी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम थे, तो उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो एक्सपो सेंटर ने फिर क्या किया, उनका क्या रवैया था वहाँ के? अगर डॉक्टर ही नहीं मौजूद तो फिर कैसे मुमकिन हो सकता था इलाज? अब ये समझ से बाहर है कि इनका इंटरनल मीडिया, मतलब इनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कि वो बता सकें कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अगर एक्सपो सेंटर गए हैं उधर से यही था कि यहाँ पे कोई ये इनिशियल केयर है का वार्ड है, यहाँ पे सिर्फ पेशेंट आते हैं, उनका हम टेस्ट करके उनके प्लेटलेट्स जांच के हम उन्हें किसी आगे हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। तो अगर हॉस्पिटल वाले उधर रेफ़र कर रहे हैं तो ऑब्वियसली या तो हॉस्पिटल के पास गलत इन्फॉर्मेशन थी, और जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है मैं समझता हूँ। और अगर उन्होंने गलत किया है, मतलब उधर अगर सारी फैसिलिटी थी और उन्होंने भेजा, तो फिर ऑब्वियसली एक्सपो सेंटर में भी क्रेडिबल मतलब यहाँ पे डॉक्टर एक जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल, और इनको कम से कम ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा इलाज कहाँ पे मुमकिन है। बिल्कुल। और एक हॉस्पिटल्स की आपस में एक जो है वो एक कोई मतलब इस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि मरीजों को मुश्किल ना पेश आए, कम से कम ये पता हो कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा। बिल्कुल। ठीक है, अब आप मौजूद हैं एक्सपो सेंटर में, और वहाँ पे क्या उन्होंने इलाज शुरू किया, या उन्होंने जाते सार यही आपको कह दिया कि यहाँ पे मुमकिन है? उन्होंने इनिशियली एक, मैंने जैसे बताया, ड्रिप एक लगा दी उसे, ठीक है, और उसके बाद वो उधर अंदर आराम ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा रेस्ट करने में, वहाँ पे उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी बिगड़ना शुरू हो गई ड्यूरिंग ड्रिप भी। तो वहाँ पे वार्ड में जो भी डॉक्टर थे कि वार्ड बॉय थे, वो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको ना ड्रिप के साथ ही आप अगले हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे आपने रेफरल फॉर्म आपने बनाया, म्यू हॉस्पिटल। म्यो हॉस्पिटल का। ठीक है, तो उसी दौरान अब जो थे मरीज़, हम उन्हें व्हीलचेयर पे लेके आए। अच्छा, व्हीलचेयर की भी ये हालत थी कि उनका फुट रेस्ट भी नहीं था, तो मतलब अच्छा, पाँव रगड़े जा रहे थे ज़मीन, पाँव भी रगड़े जा रहे थे। तो पेशेंट ने वही अपनी कंफर्ट के लिए वो पाँव थोड़ा अपना दूसरी टांग के ऊपर। उसके अलावा वहाँ का जो अमला था वो सिर्फ रेस्टिंग हालत में था कि आराम कर रहा है। हम कितनी देर तक पहले एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उनको ढूंढते रहे, और वो कभी सिक्योरिटी गार्ड कहता कि अंदर वार्ड में सो रहे हैं, वार्ड में जाते तो वो कहते अपनी गाड़ी में सो रहे हैं, तो वो ही ढूंढते कि कौन सी गाड़ी में सो रहा है। फिर 5 एम्बुलेंसेस थी, लेकिन 5 में से एक ड्राइवर मिला, और उसमें भी एम्बुलेंस में मतलब साथ में कोई हेल्पिंग बॉय नहीं था और ना कोई ऑक्सीजन टैंक, आप लोगों को ही वो सारा काम, सिर्फ एक ड्राइवर था। ठीक है, इसके बाद मामला क्या हुआ, डेथ कब हुई उनकी? और एक्सपो सेंटर से बाहर लाते साथ ही जहाँ पे हम उनकी अभी व्हीलचेयर नीचे उतार रहे हैं, तो उधर ही उनकी डेथ होगी, और फिर आपको तो भूल गया होगा कि मतलब अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या? बिल्कुल, वो तो मतलब हमारे लिए सडन था, तो हमने फ़ौरन से उसे एम्बुलेंस में डाल के करीबी जो जिना हॉस्पिटल लगता है, हम उनकी इमरजेंसी में ले गए कि वहाँ पे हम फर्दर देखें, बट वहाँ तक पहुँचे वो एक्सपायर।
इस सिचुएशन के लिए आप मेंटली बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कि इस कदर बड़ा सदमा हो सकता है ये, बहुत सडन हुआ है सब कुछ। और और बिल्कुल ज़रा सी नेग्लिजेंसी की वजह से उनकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट की मिलजुल के आप कह सकते हैं। आप लोगों ने एक वज़ीर सेहत जो हैं पंजाब डॉक्टर यास्मीन नासिर, उनको आपने एक कोई लेटर लिखा, आपके दोस्त ने किसी ने कनाडा से, उस पर क्या रिस्पॉन्स आया और अभी तक वो कहाँ तक पहुँचा? उस पर उन्होंने सिर्फ यही अफसोस किया और साथ में सिर्फ ये कहा कि इस पर हमने इंक्वायरी शुरू कर दी, लेकिन अभी कोई रिज़ल्ट नहीं मतलब आपको उसके बाद रब्ता आपसे नहीं किया गया? बिल्कुल भी नहीं बताया गया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बताएं कि तैयब जो हैं वो घर के अकेले कफील थे, बिल्कुल अकेले बेटे थे, बिल्कुल। तो क्या समझते हैं घर का निज़ाम और स्ट्रक्चर वो सारा का सारा जो है वो एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया? अब उनका क्या सीन, क्या किस तरह से वो सारे मामला देखे जाएंगे और घर में अब क्या चल रहा है? सारे मामला जो थे तैयब खुद हैंडल कर रहा था। इवन उसकी डेथ के बाद हमें तो इतना पता लगा है कि उसके भाइयों को भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही थी, उन्हें नहीं पता कि वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि जो सबसे छोटा भाई जो है वो उसका तकरीबन 18-19 साल का। अच्छा। और जो उसकी सिस्टर है वो अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, अभी रिसेंटली। मतलब तैयब खुद कमाता था, बस अकेला घर? बिल्कुल, वो सब कुछ खुद कर रहा था, खुद ही मैनेज कर रहा था सारी चीज़ों को। अब आप क्या समझते हैं एज एन दोस्त, आप उनके साथ रहे, बिजनेस इकट्ठा किया, सारा कुछ देखा, आप क्या समझते हैं इसमें अगर आपको कोई मुतालबा करना पड़ता है गवर्नमेंट से, आप क्या करेंगे? आप क्या चाहेंगे गवर्नमेंट से कि वो क्या करें? सबसे बड़ा जो मुतालबा वो यही है कि आप अपने शोबे जो हैं उनको उनके ऊपर मॉनिटरिंग करें, और मॉनिटरिंग साल में एक बार नहीं, ये वीकली या मंथली होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर्स की कंडीशन देखें कि वो इस काबिल हैं कि वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें। डॉक्टर्स में कोई एहसास नहीं है, तो वो चीज़ उनके अंदर उनकी ट्रेनिंग्स में भी लेके आएँ, और अपनी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है मेडिकल रैप्स की, तो वो भी स्ट्रॉन्ग करें, अपने सिस्टम डेवलप करें, ताकि पता हो कि कोई पेशेंट अगर किसी ब्रांच से एसोसिएटेड है तो उसको उसी जगह पे रेफ़र किया जाए। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे रेहान, जो कि तैयब के दोस्त थे और बिज़नेस पार्टनर थे। उन्होंने हमें उसकी कहानी बताई। असल में तैयब एक कहानी है, इस तरह की बहुत सी कहानियाँ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। वबाएँ आती हैं, मसाइब आते हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन इन मसाइल का कोई हल तलाशना चाहिए, ना कि आंखें बंद करके, और ये समझना चाहिए कि कोई बाहर से आएगा और इन मसाइल का हल बताएगा। तो मेरी यही ख्वाहिश है और यही दुआ है कि हमारी कौम जो है वो एज़ एन कौम, एक नेशन के तौर पे जो है वो तमाम मसाइल को देखे, मसाइब को देखे, और इस तरह की जो काली भेड़ें हैं हमारे दरमियान उनको हम आइडेंटिफाई करके तो उनसे बच सकें। तो मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ये सान्या है ये सिर्फ तैयब की मौत नहीं है, ये हमारे निज़ाम की मौत है, कई घरानों की मौत है, क्योंकि इस तरह के नौजवान जो हैं वो जो नौजवानी में मरते हैं तो उनसे पूरे सिस्टम की मौत होती है, हमारे माशरे की मौत होती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बात।